Hello everyone, we are going to start class 9th NCERT History Chapter 1, The French Revolution। तो देखो 14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में क्या होता है, जो पेरिस का शहर था ना, वो एक स्टेट ऑफ अलार्म में था। किंग ने सभी ट्रूप्स को सिटी के अंदर आने को कह दिया था। रूमर्स ऐसी भी फैल रही थी कि जल्दी से ना किंग ऑर्डर करने वाला है कि ओपन फायर कर दो सभी सिटीजन्स पे। तो लगभग कुछ 7,000 मेन एंड वुमेन एक साथ ना टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि वो एक पीपल्स मिलिशिया बना लेंगे, मतलब लोगों की अपनी आर्मी बना लेंगे। और फिर उन्होंने देखो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर एक साथ अटैक कर दिया था, वो हथियार की सर्च में उन्होंने अटैक किया था। तो फाइनली एक ग्रुप जो था ना, लगभग कुछ सैकड़ों लोगों का, उन्होंने शहर के ईस्टर्न हिस्से में एक फोर्ट्रेस प्रिजन बेस्टील, मतलब महल के अंदर ये प्रिजन थी बेस्टील, उस पर अटैक कर दिया, जहां पर उनको ऐसी इच्छा थी कि खूब सारा एमिनेशन, मतलब हथियार, गोली बारूद वगैरह मिल जाएगा। तो ये आर्म्ड फाइट हुई ना उधर, तो जो बेस्टील का कमांडर था वो इसमें मारा गया और प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया। हालांकि सिर्फ 7 ही प्रिजनर्स को रिलीज कर पाए थे, 7 ही प्रिजनर्स थे। तो देखो बेस्टील को ना सब लोग हेट करते, क्योंकि जो किंग था उसके जो मन की पावर चलती थी ना, एक तरह से उसका सिंबल बन चुकी थी बेस्टील। तो ये जो फोर्ट्रेस थी ना बेस्टील, इसको डेमोलिश कर दिया गया और फिर बाद में जो इसके स्टोन फ्रेगमेंट्स थे इसको पूरा तोड़ दिया ना, और फिर इसका जो टूटा हुआ वो पत्थर वगैरह थे उनको मार्केट में बेचा गया कि भाई आप लोग खरीद लो, जिसको भी इस डिस्ट्रक्शन का एक सोविनियर रखना हो, मतलब यादगार रखनी हो। और फिर देखो ये होने के कुछ ही दिनों बाद ना काफी राइट्स होने लग गए थे पेरिस में भी और कंट्री साइड, मतलब पेरिस के थोड़ा बाहर के हिस्से में भी। काफी जो लोग थे ना, वो जो ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए थे ना, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके कुछ मच लेटर जब हिस्टोरियंस ने इसी टाइम को देखा जो ये प्रोटेस्ट हो रहे थे ना, तो उन्होंने एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स इसको रिकॉग्नाइज किया कि जिसके कारण लास्ट में जाके जो फ्रांस के किंग थे ना, उसकी एग्जीक्यूशन हो ही गई, उसको मार ही दिया लोगों ने मिलके। अब देखो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो 1774 में ना लुइस 16 जो कि बर्बन फैमिली की थी किंग्स की, उनमें से थे लुइस 16। इन्होंने जो फ्रांस का थ्रोन था ना उस पर ये आ गए थे। तो तब इनकी एज 20 ईयर्स की थी और इन्होंने शादी की थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से। तो जब उन्होंने एक तरह से न्यू किंग की तरह राज्य संभाला था ना, तो उनको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिली। फ्रांस की ट्रेजरी बिल्कुल एम्प्टी थी। तो क्योंकि देखो काफी वॉर चली थी, तो इसके कारण ना फ्रांस के जो रिसोर्सेज थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके थे। इसके साथ ही साथ देखो फ्रांस का जो कोर्ट था ना, सभा जो थी, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता था। जो सभा लगती थी ना पैलेस ऑफ वर्साइल्स में, उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता था। तो लुइस 16 के अंडर ही देखो फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को भी ना, जो कॉमन एनिमी था फ्रांस और अमेरिका का, ब्रिटेन, उससे इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद की थी। तो इस वॉर के कारण ना 1 बिलियन लीवर्स जो कर्जा था ना, डेप्ट था फ्रांस पे, 1 बिलियन लीवर से बढ़ के अब 2 बिलियन लीवर्स हो गया था। तो जो लैंडर्स थे, मतलब जिन्होंने ये कर्जा दिया था स्टेट को, उन्होंने 10% इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया लोन्स पर। तो इसीलिए फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी ना, फ्रेंच गवर्नमेंट, इन्हें अपने बजट का काफी हिस्सा इन्हीं पेमेंट्स पे लगाना पड़ गया था। तो ताकि ये जो एक्सपेंसेस होते थे ना, इनसे मतलब ये एक्सपेंसेस को अच्छी तरह से चुका सके। कई तरह के एक्सपेंसेस थे, जैसे कि कोर्ट को भी मैनेज करना है, आर्मी को भी मैनेज करना है, और जो गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, इन सबको भी मेंटेन करना है। तो इसके कारण ना जो स्टेट था उसको टैक्सेस बढ़ाने पड़े। तो देखो इस सब से ना, ये सब भी इनफ नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी जो थी 18th सेंचुरी में, ये 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, और जो थर्ड एस्टेट थी ना, सिर्फ उसको टैक्स देना पड़ता था। ये देखो इसमें 3 एस्टेट दिखाई हुई है। पहली एस्टेट है क्लर्जी, दूसरी है नोबिलिटी, थर्ड एस्टेट में ये सब आ जाता है, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, पोर्ट्स वगैरह, पीजेंट्स भी, स्मॉल आर्टिसंस भी। तो देखो जो सोसाइटी थी ना स्टेट्स की, ये जो मिडल एजेस से फ्यूडल सिस्टम चलता आ रहा है ना, उसके पार्ट थी। ये जो टर्म है ओल्ड रेजिम, ओल्ड रेजिम जो टर्म है ना, तो जो फ्रांच की सोसाइटी इंस्टीट्यूशन 1789 से पहले की रही है ना, उसको रेफर करने के लिए यूज की जाती है। देखो पीजेंट्स जो थे वो उस टाइम की फ्रेंच पॉपुलेशन का 90% हिस्सा थे। तो ये जो देखो पीजेंट्स थे 90% हिस्सा थे, लेकिन फिर भी इनमें से बहुत कम लोगों के पास अपनी खुद की लैंड थी जिसको वो कल्टीवेट करते थे। और लगभग 60% लैंड जो थी ना, उसको नोबल्स, चर्च या फिर दूसरे रिचर मेंबर्स जो थे थर्ड स्टेट की, वो ओन करते थे। तो जो पहली 2 स्टेट के मेंबर्स है ना, क्लर्जी और नोबिलिटी, इनको कुछ प्रिविलेजेस मिल जाती थी बाय बर्थ। और देखो तुम इनमें इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था।
नोबिलिटी और क्लर्जी को। तो नोबल्स जो थे ना, इनको फ्यूडल प्रिविलेज भी मिल जाती थी। तो इनमें देखो फ्यूडल ड्यूज इनको मिलते थे, बल्कि पीजेंट्स जो भी होते थे ना, पीजेंट्स से फ्यूडल ड्यूज लेते थे। पीजेंट्स को, जो ये लॉर्ड्स होते थे ना, इनको सर्विस देनी पड़ती थी, सेवाएं देनी पड़ती थी, इनके घरों में, इनके फील्ड में काम करना पड़ता था। और अगर आर्मी में या फिर रोड की बिल्डिंग में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता था। चर्च भी देखो, इतने सारे टैक्सेस थे, थर्ड स्टेट को ही देने थे। तो चर्च भी एक तरह का टैक्स कहते हैं, जिसको टिथिस, ये टिथिस जो टैक्स है ना, चर्च भी पीजेंट से लेता था। और फाइनली जो भी थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर्स थे ना, उनको तो टैक्स देना ही पड़ता था। और एक डायरेक्ट टैक्स जिसको कहते हैं टेले, ये जो टेल टैक्स था ना, ये टैक्स सभी को देना पड़ता था, थर्ड स्टेट के जो लोग हैं। और काफी इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ना लिए जाते थे अलग अलग चीजों पे, जैसे सॉल्ट या टबैको वगैरह हो गया। तो ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थी ना, ये सभी के सभी थर्ड स्टेट पे आ गई थी सिर्फ। अब इस इमेज में देखो आप, इस इमेज में ये देखो, ये जो पुअर फेलो है, ये सब कुछ, अनाज भी, फ्रूट्स भी, मनी भी, सैलेड भी, ये सब कुछ इस लॉर्ड के पास लाता है। ये जो फैट लॉर्ड है, ये बस बैठा रहता है सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए, एक निगाह से देखता भी नहीं है ये इस पीजेंट को। तो इसमें देखो आर्टिस्ट बताता है, आर्टिस्ट ना इस नोबल मैन को एक स्पाइडर की तरह कहते हैं और पीजेंट को एक फ्लाई की तरह। जैसे मकड़ी है ना, मकड़ी के जाल में एक फ्लाई आके बस फंस जाती है। तो इस तरह से दिखाया हुआ है इस फिगर में, द स्ट्रगल टू सरवाइव। तो देखो जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की, वो 23 मिलियन थी 1715 में, और ये बढ़कर 28 मिलियन हो गई 1789 में। तो इसके कारण देखो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है, तो अनाज की डिमांड भी तो बढ़ेगी, फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये जो प्रोडक्शन थी ना ग्रेन्स की, ये तो बढ़ी नहीं, ये उतनी थी, तो डिमांड मीट नहीं कर पा रहे थे, फूड ग्रेन्स की डिमांड। तो इसी कारण से ब्रेड के प्राइसेस, ब्रेड जो उधर की स्टेपल डाइट थी, वहां पे बहुत लोग खाते हैं ब्रेड, तो उधर ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए। काफी जो वर्कर्स जो लेबर्स की तरह वर्कशॉप में काम कर लेते थे, उनके पास फिक्स्ड वेजेस आती थी, तो उनकी वेजेस तो नहीं बढ़ी इतनी, प्राइसेस लेकिन बढ़ते गए। तो पुअर और रिच का गैप भी इसके कारण काफी बढ़ता गया। तो ये जो थिंग्स थी ना, जब भी मतलब चीजें खराब हो जाती, कभी सूखा हो जाता, या फिर कभी ज्यादा बारिश हो गई, कुछ भी हो जाए, तो इसके कारण हार्वेस्ट कम हो जाता था, तो एक सबसिस्टेंस क्राइसिस आ जाता था। सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो आजीविका के साधन होते हैं ना, ये खत्म से होने लग जाते हैं। और तो ये सबसिस्टेंस क्राइसिस आने लग जाता था, तो फ्रांस में ये चीजें ना ओल्ड रेजिम के टाइम काफी ज्यादा होती रहती थी। अब देखो इस फिगर में हम देखेंगे कि हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपेंस। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, एक बेकार हार्वेस्ट होगी, बेकार हार्वेस्ट होगी, तो इसका क्या मतलब है, हमें ना इन इन इसमें से उठाने, ये बॉक्सेस में फिल करने के लिए सबसे पहले बेकार हार्वेस्ट होगी, तो इसके कारण जो ग्रेन्स है उनकी कमी हो जाएगी, तो स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन हो जाएगी। अब कमी है क्योंकि ग्रेन्स की, तो प्राइसेस बढ़ेंगे, तो फिर राइजिंग फूड प्राइसेस। अब क्योंकि राइज हुए फूड के प्राइसेस में, तो पुअर जो है वो ब्रेड नहीं खरीद सकता। तो अब दो पॉसिबिलिटीज है, सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि वो ब्रेड नहीं खरीद सकता, तो इसके कारण देखो फूड राइट्स हो जाएंगे, फूड राइट्स, खाने को लेकर लड़ाई होने लगेगी। तो फूड राइट्स होंगे, तब भी क्या होगा, फूड राइट्स के कारण भी इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, क्योंकि इस राइट में भी लोग मरने वाले, तो इस वाले बॉक्स में आ जाएगा इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि पुअर नहीं खरीद सकता, तो इसके कारण उसकी बॉडी वीक हो जाएगी, तो वीकर बॉडी है तो डिजीजेस और एपिडेमिक्स के चांसेस बढ़ेंगे, तो इसके कारण भी नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ेगी। A growing middle class envisage and an end to privileges। तो देखो पास्ट में पीजेंट्स और वर्कर्स जो है ना, इन्होंने काफी रिवोल्ट्स में पार्ट लिया है। जो ये रिवोल्ट्स होती थी ना टैक्सेस या फूड स्कार्सिटी को लेकर, इसमें पार्ट तो लिया है, लेकिन फिर भी देखो कोई ऐसे मीन्स या प्रोग्राम्स, मतलब साधनों का उन्होंने यूज नहीं किया कि वो एक फुल स्केल मेजर ले सके, कि एक सोशल या इकोनॉमिक ऑर्डर में चेंज आ जाए। छोटे छोटे से रिवोल्ट होते रहते थे, तो ऐसा होने लगा था ना। तो ये ना एक फुल स्केल मेजर तभी हो सकता था कि जब ना थर्ड स्टेट में जो लोग थोड़े पैसे वाले हो गए हैं, जो थोड़े प्रोस्परस हो गए हैं, वो भी अच्छे से पार्ट ले ले, क्योंकि उनके पास एजुकेशन और नए आइडियाज का भी एक्सेस रहता है। तो 18 सेंचुरी है ना, इसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स की इमरजेंस भी देखी गई है। इन सोशल ग्रुप को नाम मिला मिडिल क्लास का। ये वो लोग हो जाते हैं जिन्होंने ना कुछ वेल्थ कमा ली है ओवरसीज ट्रेड, इस फ्रेंच फ्रेंच के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। ओवरसीज ट्रेड के थ्रू इन्होंने कुछ वेल्थ कमा ली है, या फिर कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर करके, जैसे वुलन या सिल्क सिल्क टेक्सटाइल हो गई, इनको मैन्युफैक्चर करके या तो इनको एक्सपोर्ट कर देंगे, या फिर जो रिच मेंबर है सोसाइटी के वो खरीद लेंगे, किसी तरह से इन्होंने वेल्थ कमा ली है। साथ ही साथ देखो मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चरर्स हो गए,
और थर्ड स्टेट में प्रोफेशंस जैसे कि लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं। तो 90% पीजेंट्स थे, लेकिन ये भी तो है, ये मिडिल क्लास टाइप के हो गए। तो ये सभी लोग जो थे ना वो एजुकेटेड थे, और इनका मानना था कि कोई भी ग्रुप है ना सोसाइटी में, उसको बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि एक पर्सन की सोशल पोजीशन उसके मेरिट पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। ये जो आइडियाज थे ना, तो इसके कारण सोसाइटी में एक इस तरह का भविष्य देखने लग गई सोसाइटी, जो कि फ्रीडम और इक्वल लॉज पर बेस्ड हो, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये सब एक देखो, एक तरह से इसकी फाउंडेशन कुछ फिलोसोफर्स जैसे कि जॉन लॉक या फिर जीन जैकस रोज्यू, इन्होंने रखी हुई थी। देखो, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें लॉक ना जो डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन या फिर एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क है ना, इस तरह की बातों को रिफ्यूज कर देते हैं। मतलब कि ये जो चलती आ रही है ना कुरीतियां पहले से, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन पहले से जो प्रथाएं चलती आ रही है, या फिर राजा कुछ भी कर सकता है, इस तरह की बात को ना जॉन लॉक मना कर रहे हैं। और रोज्यू भी अपना आइडिया सामने रखते हैं। तो उसमें ना वो एक इस तरह की गवर्नमेंट प्रपोज करते हैं जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड हो, लोगों के बीच में और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड हो। तो स्पिरिट ऑफ द लॉ, इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये जो बुक है इसमें मॉन्टेस्क्यू ये एक डिवीजन ऑफ पावर जो है ना उसको प्रपोज करते हैं। गवर्नमेंट के अंदर ही डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। तो ये जो गवर्नमेंट का मॉडल है ना, ये यूएसए में लग गया, यूएसए में काम लेने लग गए थे इसको। जब 13 जो कॉलोनीज थी ना, उनको इंडिपेंडेंस उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी जब ब्रिटेन से, तब से यूएसए में ये मॉडल यूज होने लग गया। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी जो गारंटी है ना इंडिविजुअल राइट्स की, ये एक तरह से जो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स थे ना उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये जो आइडिया है ना इन फिलोसोफर्स का, उसको उसको सैलून्स में या फिर कॉफी हाउसेस में बहुत ज्यादा डिस्कस करे जाने लगा। तो लोगों के बीच में भी बुक्स या फिर न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये आइडियाज फैलने लग गए। तो देखो, इसके कारण ना जब ये ग्रुप्स में भी तेज तेज ये आइडियाज बोलने लग गए लोग, तो वो लोग जो पढ़ या लिख नहीं सकते, वो भी इन आइडिया से फेमिलियर हो गई। तो न्यूज़ ये थी कि लुइस 16 ने ना प्लान किया है कि अब वो और ज़्यादा टैक्सेस लगा देगा, ताकि जो स्टेट के एक्सपेंसेस है ना वो अब मीट किए जा सके। तो इसके कारण जो सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस थी ना, उसके उसके विरोध में लोगों के मन में गुस्सा भर गया और प्रोटेस्ट से शुरू हो गए थे। अब सोर्स से ये देखो, ये जो कुछ अकाउंट्स है ना ओल्ड रेजिम में रहे लोगों के हैं। देखो, जैसे जॉर्ज डेंटन जो है, ये बाद में तो रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में आ गए थे, एक्टिव हो गए थे। तो जॉर्ज डेंटन 1793 में अपने फ्रेंड को लिखते हैं। तो जब देखो उनकी पढ़ाई का टाइम था, तब वो देखो क्या लिखते हैं। जॉर्ज डेंटन जो है, इन्होंने अपनी पढ़ाई रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस से पूरी की है। और देखो, जब ये कुछ इंपॉर्टेंट मैन की कंपनी में थे ना, जब इनकी पढ़ाई खत्म हो गई, इनके पास कुछ भी नहीं था, तो वो एक पोस्ट की सर्च में थे। तो उनके लिए ना ये एक इम्पॉसिबल सा हो गया था कि वो एक पोस्ट ढूंढ ले पेरिस के कोर्ट में। तो जो चॉइसेस थी ना कैरियर की आर्मी में, वो तो इनके पास पहले से नहीं थी, क्योंकि ये बर्थ बाय बर्थ नोबल नहीं थे, और ना ही इनके पास कोई पेट्रन था। पेट्रन मतलब खर्चा उठाने वाला। चर्च ने भी इनको शरण देने से मना कर दिया था। कोई ऑफिस नहीं खरीद सकते थे क्योंकि इनके पास कोई सो नहीं है, ना ही इनके जो पुराने फ्रेंड्स थे उन्होंने भी कोई साथ नहीं दिया। तो जॉर्ज डेंटन कहते हैं कि सिस्टम ने ना मुझे एजुकेशन तो दे दी, लेकिन फिर भी अपने टैलेंट को यूटिलाइज करूँ ऐसी कोई फील्ड तो नहीं दी है। अब देखो, ये हमने केस पढ़ लिया जॉर्ज डेंटन का। अब एक इंग्लिश मैन है अर्थर यंग। तो ये ना फ्रांस में 1787 से 1789 में ट्रेवल किए थे। तो ये अपनी जर्नी का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो उन्होंने जो देखा वो उन्होंने लिख दिया। तो देखो क्या लिखते हैं वो, जो भी व्यक्ति है ना जो ऐसा डिसाइड कर लेता है कि वो सेवा ही लेगा स्लेव्स की, और देखो क्योंकि ये स्लेव्स जो है ये इल ट्रीटेड है, अच्छे से इनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता। तो इस तरह के लोगों को पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए कि जो भी ये काम कर रहा है ना, और तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाएगी, जब जो थोड़ी सी अलग होगी, तो क्योंकि उन्होंने देखो ये सभी सर्विसेज फ्री में ले लिए है, कोई इनको ढंग से ट्रीट भी नहीं किया है। तो जब इस तरह की, क्योंकि ये जो विक्टिम्स है ना, ये इतना ज्यादा तंग किए इन्होंने, तब रायट के टाइम पे कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, जब भी उसकी डॉटर को किडनैप कर लिया जाए या फिर उसके बेटे का गला काट दिया जाए। तो अर्थर यंग भी ना जो नोबल मैन है फ्रांस का, एक तरह से उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप स्लेव को ना बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हो, स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे हो पीजेंट्स को। तो ये सब इस मैसेज में दिखाया हुआ है। चैप्टर का आगे का हिस्सा हम इस चैप्टर के पार्ट 2 में कवर करेंगे।
आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।